वेलकम बैक टू द फिजिक्स गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो ये फार्मूलाज चैप्टर में से बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो उसमें यूज़ हो सकते हैं। अभी ये कौन सा टॉपिक है जिसमें से फार्मूलाज है। तो अगर हम बात करें तो बेसिक टर्म्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि जो बेसिक टर्म्स है जैसे कि करंट का फार्मूला, चार्ज का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। ओके उसके बाद जो है ओम्स लॉ टॉपिक में V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला है जो हम बहुत बार देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के फार्मूलाज, हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला और इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूला। तो हम हर एक फार्मूला के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कब कैसे यूज़ करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले जो फार्मूला लिखने वाले हैं वो चार्ज ऑन अ बॉडी। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज बनती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए और इलेक्ट्रॉन को ऐड करे जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती है। तो ये चार्ज ओवर अ बॉडी कैन बी गिवन एज प्लस और माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और एडेड। अगर रिमूव हुए तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, अगर ऐड करे हैं तो नेगेटिवली चार्ज बनेगी। और E इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू मुझे पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वाली बात एक यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल में कैसे पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में चार्ज फाइंड करने को पूछ सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को पूछ सकते हैं अगर आपको बॉडी पे गिवन चार्ज दिया है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन सकता है, वो जो है N इज इक्वल टू Q बाई E। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव्ड मिल जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिमूव्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा करंट इन अ वायर का। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो करंट इन अ वायर है वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज पर टाइम फ्लो होता है कंडक्टर में से। तो अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूं I, दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ओके, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच द चार्ज इज बीइंग फ्लोन। तो यहाँ पे Q बाई T वो फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे अगर आपको चार्ज दिया है, आपको टाइम दिया है, तो करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू Q बाई T यूज कर सकते हो। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल में Q की जगह पे, चार्ज की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो बताते हैं। तो उसके लिए हमें पता है Q इज इक्वल टू एनी, तो एनी Q की जगह पे एनी और T की जगह पे T अगेन रिपीट करने की मदद से जो एनी बाई T इक्वेशन मिलेगा वो अगेन हमें यहाँ से करंट देगा। तो यहाँ पे करंट के दो इक्वेशन है, I इज इक्वल टू Q बाई T और इट इज एनी अपॉन T। एनी अपॉन T इक्वेशन कब यूज होगा, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं वो दिया है तब। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इस पे से एक और रिलेशनशिप बन सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग इन द कंडक्टर, दैट N इज इक्वल टू IT बाई E। तो यहाँ से भी आप ये वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, जो बैटरी के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाए तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो इट इज V इज इक्वल टू W बाई Q। यहाँ से आप वर्क फाइंड कर सकते हो VQ से, और आप चार्ज फाइंड कर सकते हो W बाई V से। ओके, तो अगर आपको वर्क फाइंड करना है और अगर आपको न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और चार्ज दिया है तो W इज इक्वल टू VQ वाला इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपको चार्ज फाइंड करना है न्यूमेरिकल में और आपको पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क दिया है तो आप ये वाला इक्वेशन अप्लाई करोगे। अच्छा, कई बार पोटेंशियल की दो वैल्यूज दी जाती है तो वहां पे आप ये इक्वेशन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाई Q यूज कर सकते हो। और इसी हिसाब से अगर हम जाएंगे तो W की वैल्यू होगी V2 माइनस V1 इंटू Q, और चार्ज की वैल्यू होगी हमारी W बाय V2 माइनस V1।
तो अगेन कई बार दो वैल्यू देते हैं पोटेंशियल की, तो दो वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन लेना है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है हमारे जो ओम्स लॉ का, वो बन रहा है V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। यहाँ से I की वैल्यू V अपॉन R, ओके, और R की वैल्यू V अपॉन I मिल सकता है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल पूछे जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो और न्यूमेरिकल में करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे ये पहला वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए जिसमें करंट की वैल्यू फाइंड करने को पूछा है और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, तो सेकंड वाला इक्वेशन अप्लाई करोगे। अगर आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, तो ये थर्ड वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर ये तीन इक्वेशन को याद करने का ट्रिक अगर नहीं याद, तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड शॉर्ट बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ और उसके I वर्सेस V ग्राफ में। अच्छा, यहाँ पे दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक I वर्सेस V ग्राफ जहाँ पे I को y एक्सिस पे और V को x एक्सिस पे रखा जाता है, और दूसरा होता है V वर्सेस I ग्राफ। V वर्सेस I ग्राफ में V को y एक्सिस पे और I को x एक्सिस पे ड्रॉ करा जाता है। यहाँ पे अगर मेन फॉर्मूला की बात करें तो इन ग्राफ का स्लोप, ओके, अगर V वर्सेस I ग्राफ है, जो ये ग्राफ है, तो V वर्सेस I ग्राफ के लिए स्लोप की वैल्यू रेजिस्टेंस जितनी मिलती है, स्लोप की वैल्यू रेजिस्टेंस जितनी मिलती है। और अगर मैं I वर्सेस V ग्राफ की बात करूं जिसमें I y एक्सिस पे और V x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। एम आई राइट? सो यहाँ पे स्लोप फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपको जो ग्राफ दिया है वो स्ट्रेट लाइन है और उस पर एटलीस्ट 1 और 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे वो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। मान लो कि ये पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ और एक दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर दिया है तो ले सकते हो, अदरवाइज ये ओरिजिन को भी ले सकते हो। कैलकुलेशन में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, मतलब 0 वोल्ट 0 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I2 एंड V2 मैं इसको ले लूँ और ये B पॉइंट के रिगार्डिंग मैं इसको I1 और V1 ले लूँ, तो स्लोप की वैल्यू मुझे मिलेगी V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। सिमिलरली अगर मुझे I वर्सेस V ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है, तो अगेन मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, कोई भी 2 पॉइंट। इसमें कोऑर्डिनेट मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा V2 I2 और यहाँ पे B पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा V1 I1, और यहाँ से स्लोप की वैल्यू I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1 से मिलेगी। अच्छा, ये स्लोप मुझे पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये जो रेशियो का वैल्यू आता है, ये रेशियो का वैल्यू का रेसिप्रोकल लेने से अगर हम आगे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। तो ये वेल नोन रिलेशनशिप है, जहां पे अगर आपको कंडक्टर की लेंथ दी है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक बात गौर करनी है कि रेजिस्टेंस बहुत बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, उस टाइम आपको रेजिस्टिविटी दी गई होगी। अच्छा, रेजिस्टिविटी फाइंड करने को पूछा जाए तो रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो यहाँ से अगेन अलग अलग 3 इक्वेशन बनेंगे। एक तो रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो RA अपॉन L, अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो RA अपॉन रो, अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है तो रो एल अपॉन आर वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो इस न्यूमेरिकल के बेस पे भी बहुत बार इक्वेशन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे एरिया की वैल्यू जरा चेक करो, अगर वायर आपका सिलिंडरिकल शेप में है, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, तो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर से या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से भी दे सकते हो। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल में देखा गया है कि यहाँ से वायर के रेडियस फाइंड करने को पूछा है, तो अगेन
ये इक्वेशन से, एरिया वाले इक्वेशन से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर, और यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर इंटू पाई, और वहाँ से आर फाइंड कर सकते हो। तो ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। अच्छा, सीरीज कनेक्शन में हमें पता है तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाना चाहूँगा। एक तो आई, यहाँ पे जैसे आपकी फिगर में देख सकते हो, वो आई को हम आई टोटल भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर उसको आई इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हमने सीरीज कनेक्शन में बैटरी ज्वाइन करी है, वो बैटरी के वोल्टेज को सिंपल V भी बोल सकते हैं, उसको V टोटल भी बोल सकते हैं, उसको V इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, और V बैटरी भी बोल सकते हैं। तो सारे का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो V1 की वैल्यू होगी I टोटल इंटू R1, या फिर मैं IR1 भी लिख सकता हूँ। V2 की वैल्यू होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस का है, जिसकी वैल्यू I टोटल इंटू R2 होगा, और V3 की वैल्यू होगी हमारी I टोटल इंटू R3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R, ये तीन रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 से दी जाती है, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू V टोटल की वैल्यू जो V बैटरी जितना होगा वो उसकी वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसका तीनों का एडिशन से दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 फाइंड करने का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, आप जरा चेक कर सकते हो, ये वाले तीन फॉर्मूलाज जिसके मैंने आगे टिक मार्क करा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे करंट का क्या, तीनों रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, तो हमें पता है थियरी पे से कि भाई आई टोटल सर्किट में जितना करंट होगा उतना ही करंट फर्स्ट रजिस्टर में होगा, उतना ही करंट सेकंड रजिस्टर में होगा, उतना ही करंट थर्ड रजिस्टर में होगा। और ये चारों के चारों वैल्यू फाइंड करने के लिए आप I इज इक्वल टू वी टोटल, बैटरी का जितना पोटेंशियल है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो I टोटल की वैल्यू I1 और I2 की, I3 की, तीनों की वैल्यू V टोटल बाय R इक्विवेलेंट करने से मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि अगर ये तो मैंने तीन रजिस्टर्स ज्वाइन करे हुए बताए थे, पर मान लो कि n रजिस्टर ज्वाइन करे हो, तब उस टाइम टोटल रेजिस्टेंस है वो अगर हम लिखें तो वो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ओके, R4 प्लस R5 प्लस R6। टोटल करंट की वैल्यू अगर हमें पता है I टोटल की वैल्यू होगी V टोटल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V टोटल की वैल्यू हमें मिलेगी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ओके, I टोटल इंटू R1 प्लस I टोटल इंटू R2 प्लस I टोटल इंटू R3 प्लस I टोटल इंटू R4 एंड सो ऑन, ओके, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हमें पता है कि रेजिस्टर्स को पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, जहां पे हर एक रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे जैसे एक ही वोल्टमीटर ज्वाइन किया है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि V टोटल की वैल्यू, मतलब कि V बैटरी की वैल्यू V1 जितनी, V2 जितनी और V3 जितनी होगी। तो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा, जितना बैटरी ने पोटेंशियल अप्लाई करा है। अच्छा, टोटल करंट की बात करें तो यहाँ पे X पॉइंट पे आने के बाद करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, I1, I2 और I3। R1 में I1 करंट, R2 में I2 करंट और R3 में I3 करंट। तो I1 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R1 लिखेंगे। यहाँ पे I2 की वैल्यू फाइंड करना है तो V टोटल मतलब क्या, जो पोटेंशियल बैटरी ने दिया है, ओके, V टोटल अपॉन R2, और I3 की वैल्यू V टोटल अपॉन R3 की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो टोटल करंट होगा I टोटल, वो इन तीनों का एडिशन I1 प्लस I2 प्लस I3 से दिया जाएगा।
तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि टोटल करंट हर एक रेजिस्टर में जितना करंट है उनका एडिशन से मिलता है, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। वो कितना होता है? बैटरी के पोटेंशियल जितना। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के n रेजिस्टर्स की, जो n रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमें देगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है, जो है हमारे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम लिखे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस कैसे देगा? 1/R इक्विवेलेंट, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सीरीज में है। अगर n सीरीज में हो तो ऐसे n टर्म्स आएंगे। दूसरी बात, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V टोटल की वैल्यू V1 जितनी, V2 जितनी, V3 जितनी, V4 जितनी एंड सो ऑन, जितने भी पोटेंशियल, जितने भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का सारा पोटेंशियल एक बैटरी के पोटेंशियल जितनी होगी। और टोटल करंट की अगर हम बात करें, I टोटल की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN तक ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने बता दिया कि V टोटल अपॉन R1 प्लस V टोटल अपॉन R2 प्लस V टोटल अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन यूज करके आप टोटल करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है? एक वायर में, कंडक्टर में अगर आप कुछ टाइम तक करंट पास करो तब वायर हीट कर देता है। तो ये हीटिंग की वैल्यू, जो हीट एनर्जी की वैल्यू है, वो हम I2RT से देते हैं, जहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है और T टाइम है जिस वक्त के लिए हम करंट को सर्किट में पास करते हैं। यहाँ पे H इज इक्वल टू I2RT, दूसरा इक्वेशन है H इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी, और तीसरा इक्वेशन है IV इंटू टी। ओके, ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से पहला इक्वेशन जब पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया हो तब अप्लाई करेंगे, दूसरा इक्वेशन जब करंट ना दिया हो तब अप्लाई करेंगे, और तीसरा इक्वेशन जब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ना दिया हो तब अप्लाई करेंगे। तो तीनों के तीनों इक्वेशन कब अप्लाई करने हैं? पहला इक्वेशन जब पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया हो तब, दूसरा इक्वेशन करंट ना दिया हो तब, और तीसरा इक्वेशन जब रेजिस्टेंस ना दिया हो तब अप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से I की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ H अपॉन RT से। ओके, यहाँ पे R की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ओके, H अपॉन I2T से। ओके, सिमिलरली यहाँ से V² की वैल्यू, V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ HR अपॉन T से, और यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं V² अपॉन H इंटू टी से। ओके, इंटू टी से। थर्ड इक्वेशन में हम I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं H अपॉन VT से, और V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं H अपॉन IT से। तो ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। तो तीनों के तीनों इक्वेशन कब अप्लाई करने हैं और वो इक्वेशन में से कौन से अलग अलग इक्वेशन बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन के हिसाब से पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम कैन बी एनर्जी बाय टाइम। ओके, अच्छा, हमारे ये चैप्टर में हीट एनर्जी पढ़ते हैं तो इसको हीट एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने इक्वेशन बन रहे। अच्छा, मुझे पता है कि वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई विद चार्ज। तो पावर का अगर हम एक दूसरा इक्वेशन बनाए हम यहाँ से, तो पावर का इक्वेशन बन सकता है VQ अपॉन T। ओके, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आपको अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, आपको टाइम दिया है, तो पावर का VQ अपॉन T वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दूसरा इक्वेशन जो है H अपॉन T, पावर P इज इक्वल टू H अपॉन T, जहाँ पे H की वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि पावर की वैल्यू अगर हम I² RT लेंगे,
बाय टी लेंगे तो यहाँ पे पावर की वैल्यू बनेगी आई स्क्वायर आर। ओके, अगर हम h की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लेंगे, ओके, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू बनेगी वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर पावर की वैल्यू फाइंड करते टाइम अगर हीटिंग की वैल्यू आई वी टी लेंगे तो हमें पावर की वैल्यू मिलेगी आई वी। और यहाँ से ये तीन इक्वेशन जो मिल गए हैं हमें पावर p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड पावर p इज इक्वल टू आई वी। तो यहाँ पे मैं इसको तीनों को सेपरेटली लिख लेता हूँ तो समझ में आ जाए। पावर p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड पावर p इज इक्वल टू आई वी। तो पहला जो इक्वेशन है जब पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया हो तब अप्लाई करना है। दूसरा इक्वेशन है जब करंट ना दिया हो तब अप्लाई करना है। और तीसरा इक्वेशन जब रेजिस्टेंस ना दिया हो तब अप्लाई करना है। ओके, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कब अप्लाई करोगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जब करंट नहीं दिया है। और P इज इक्वल टू आई वी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है तब अप्लाई कर सकते हो। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मुझे पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई विथ टाइम। ओके, और एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला है जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करता है, वो याद रखना पड़ेगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 10 टू पावर 6 जूल। ये कन्वर्जन याद रखना है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में पावर आपको दिया है वॉट में, ओके, टाइम दिया है आपको आवर में, तो किलोवाट आवर एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो किलोवाट आवर में आएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा टाइम आवर में दिया गया हो और पावर वॉट में दिया गया। ओके, तो ये एनर्जी आपको किलोवाट आवर में देगा। अच्छा, अगर आपको ये किलोवाट आवर वाली जो एनर्जी है, एनर्जी इन किलोवाट आवर, अगर कुछ महीने के लिए फाइंड करने को पूछता है तो उसको डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितना भी डेज दिए गए हो, मान लो कि जनवरी मंथ में फाइंड करने को पूछा है तो 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये एनर्जी फरवरी मंथ में फाइंड करने को पूछा है तो 28 या फिर 29 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर आपको मल्टीप्लाई करना है और आप एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड कर सकते हो। तो हमने आज के सेशन में ये सारे फार्मूला हमने पढ़ लिए हैं। ये सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं तो बन सकते हो, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑल के लिए प्रेस करके। तो यहाँ तक रखते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ तक रख देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।